प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शनिवार के कार्यक्रम में विश्लेषण जन्म कुंडली का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जन्म कुंडली के दूसरे हिस्से के साथ उपस्थित हूँ। आज आपसे चर्चा करूंगा नवांश और दशमांश की। कल आज ही सुबह के कार्यक्रम में मैंने आपसे इसी कुंडली के लग्न कुंडली के विश्लेषण पे आपसे बात की थी। यहाँ नवांश लग्न कुंडली बनी मीन राशि की और यहाँ बनी बात तुला की, और यहाँ वापस दशमांशा मीन का बन रहा है। मतलब यहाँ के जो लग्नेश है वो उच्च के हुए थे और बड़े अच्छे वक्री थे, 10 डिग्री के हैं। यहाँ ये वक्री हैं और वस्तुतः यहाँ पे वो गुरु तुला राशि में जा रहे हैं जिनका अधिपति केंद्र में ही बैठा है। मतलब लग्नेश चतुर्थ में, इस वजह से पत्नी के आने के बाद यह व्यक्ति पत्नी के सहयोग से चल अचल संपत्ति खड़ा कर सकता है। शुक्र और गुरु की दशाओं में विशेषतया चंद्रमा स्वग्रही, ये बहुत अच्छी बात होगी यहाँ के लिए, क्योंकि यहाँ जो बात बनी है वहाँ चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हैं और उसके अधिपति जो गुरु हैं वो लग्न में ही बैठ रहे हैं। नवांश कुंडली के दशम भाव के अधिपति अगर दशम में बैठ रहे हैं, इसका अर्थ होता है या सप्तम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में छठे भाव में जा रहे हैं, सूर्य जैसे परम मित्र के संग, जो इस कुंडली के लिए लाभेश होते हैं। मतलब तुला लग्न की कुंडली के लिए सप्तम भाव के अधिपति मंगल और एकादशवें भाव के अधिपति सूर्य का संयोग जब छठे भाव में जाएगा तो आर्थिक परेशानी रहती है। कई बार सूर्य और मंगल की दशाओं में थोड़ा बहुत व्यक्ति को ऋण में और उनकी पत्नी ही कई बार दुश्मनी निभाने लगती हैं। इस वजह से सूर्य और मंगल की दशाओं में बहुत ही ज़्यादा किसी से मतभेद न हो, इसके लिए बचने की आवश्यकता होगी। भाग्य भाव के अधिपति का भाग्य को देखना और गुरु का भी भाग्य को देखना, ये दोनों ही स्थितियां जातक के जीवन को बहुत ज़्यादा बढ़िया रखने वाली हैं। जहां व्यक्ति का धर्म क्षेत्र, व्यक्ति की आध्यात्मिकता, व्यक्ति का चरित्र चिंतन और व्यक्ति की दार्शनिकता, ये सब बहुत ही प्रबुद्ध। और यही नहीं, यहाँ इनकी दाम्पत्य की स्थिति में पत्नी का जो व्यवहार है वो भी दार्शनिकता से भरा पड़ा है। यहाँ राहु बैठे हैं और शनि, ये स्थिति लग्न को कमजोर करने के लिए काफ़ी है, जिसके कारण कई बार विवाह विलंब, पत्नी रोगी, या कई बार ऑपरेशन हो, या स्वास्थ्य कमजोर रहे, या कई बार मतभेद बने, कई बार पत्नी जो है वो बच्चों को लेकर के अकेले चली जाती हैं। मतलब ये एक नेगेटिव सेंस होगा। नवांश कुंडली के लग्न को अगर पाप कर्त्री लगा हो तो पत्नी से मतभेद के साथ साथ कई बार जीवन के मध्य वाले क्षेत्र में, मध्य की दशाओं में, खास करके शनि राहु मंगल केतु की दशाओं में और सूर्य और मंगल की दशाओं में भी कई बार दुश्मनी बढ़ जाती है लोगों से, और सामाजिकता व्यक्ति की कम होती है। कई बार व्ययातिरिक्त होने के कारण या दूसरों को धन देने के कारण भी व्यक्ति को नुकसान भी होता है। लग्न कुंडली में बुध धनु राशि के बैठे थे, शुभग्रह होकर के शुभग्रह की राशि में, ये बहुत अच्छी बात थी। और यहाँ पे बुध शुभग्रह की राशि में शुभग्रह के संग, ये कारण यहाँ पे बुध वर्गोत्तम हो जाएंगे और वर्गोत्तम ग्रह बलवान होता है। यहाँ पे भी बुध सप्तम के साथ चतुर्थ के अधिपति थे, मारक भाव के अधिपति हैं, सहायक मारकेश के रूप में उनका नाम जाना जाएगा। और राहु से दृष्ट हैं, इस वजह से ये बात और भी ज़्यादा करियर को कई बार अनएस्टेब्लिशमेंट में लेके जाने वाली होती हैं। पर यहाँ भी बुध शुभग्रह की राशि में वर्गोत्तम होने के कारण व्यक्ति के जीवन में जो दाम्पत्य को पकड़ करके रखने की बात होती है, या फिर जो सामने वाला विश्वसनीयता जिसको कहते हैं, वो बड़ा अच्छा होता है। मतलब इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति व्यापारिक क्षेत्रों से धन कमाने के साथ साथ अपने कम्युनिकेशन के बल पे अपने संपूर्ण इच्छाओं की और आकांक्षाओं की पूर्ति करता है। यहाँ लग्न को, नवांश कुंडली के लग्न को अगर पाप करती लगेगा तो कई तरीके से व्यक्ति को परेशानी में डालता है, और कई बार लोग उस पर विश्वास नहीं करते, या कई बार ऐसा होता है कि आप चाहें कितना ही किसी को दे दे पर सामने वाला उसका नाम नहीं लेता है। जैसे होता है ना कि आपने कुछ बहुत किया है किसी दूसरे के लिए, पर फिर भी वो आपके उस एहसान का कभी भी नाम नहीं लेता, ऐसा है। यहाँ पे एकादशवां भाव बहुत बढ़िया बना हुआ था, सूर्य मंगल। यहाँ एकादशवें भाव के अधिपति सूर्य और मंगल यहाँ भी एक साथ है। वहाँ मीन के, मकर के थे, यहाँ मीन के हैं। यहाँ से ज़्यादा अच्छी स्थिति यहाँ की हो रही, क्योंकि दोनों परम मित्र में बैठा और इस भाव का अधिपति लग्न में। इस वजह से कई बार पत्नी के कारण ऋण में भी जाना पड़ता है, कई बार जिम्मेदारी बढ़ी रहती है, और साहस, बल, पराक्रम, ये सब दाम्पत्य में होता है। और इसको आप कमज़ोर नहीं कहेंगे, क्योंकि छठे भाव में, हालांकि एक बात है कि यहाँ भी दरिद्र दोष बन रहा था, एकादशवें भाव में बैठे हैं सूर्य, तो इस कारण से छठे भाव में शनि राहु कई बार बीमारियाँ देते हैं,
स्वास्थ्य को कमज़ोर करते हैं। एक्सीडेंट वगैरह की घटनाएं शनि राहु मंगल केतु की दशाओं में होती हैं। सूर्य की दशा में पेट का ऑपरेशन वगैरह होने का योग बन जाता है। अब यहाँ पे आपको मैं दशमांसा कुंडली पे लेके आता हूँ। किसी भी जातक के जीवन में जो दशमांसा कुंडली होती है वो बहुत ज़्यादा मायने और महत्वपूर्ण होती है, रखती भी है। कारण है क्योंकि D10 चार्ट ही आपके जीवन के उस पराक्रम को दिखाने की कोशिश करता है या फिर आपके कर्म क्षेत्र को दिखाने की कोशिश करता है कि आपका करियर वास्तुतः कैसा रहने वाला है। जैसे यहाँ मीन लग्न का लग्न बना, यहाँ पे मीन लग्न और इसके अधिपति चतुर्थ में सूर्य और गुरु का एक दूसरे को देखना। दशमांसा कुंडली में अगर केंद्र में ही सूर्य और गुरु बैठे हों तो ये बात भरोसे से कही जा सकती है कि व्यक्ति का करियर एस्टेब्लिशमेंट में रहेगा, बहुत ज़्यादा उधेड़बुन नहीं रहे। पर ये बात चंद्रमा अगर कमज़ोर हो रहे हों तो थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। दूसरी बात कि आप अगर इनकी दशमांश कुंडली को देखें तो यहाँ गुरु केंद्र के अधिपति हैं, केंद्र में बैठे हैं। बुध यहाँ व्यापारिक दृष्टिकोण दे रहे हैं, यहाँ चंद्रमा यश कीर्ति दे रहे हैं और मंगल व्यक्ति को भाग्य का सुख और बड़ों का आशीर्वाद। इसके साथ साथ 1 2 3 4 5 6 ग्रह जन्म कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं। मंगल जो धन भाव के अधिपति हैं वो स्वग्रही अपने ही भाव में बैठे हैं, जिसके कारण व्यक्ति का करियर आर्थिक रूप से हमेशा ही मजबूती देता रहता है। इस नवांश कुंडली को जब आप देखें तो यहाँ केंद्र में गुरु, यहाँ केंद्र में गुरु और यहाँ त्रिकोण में गुरु। मतलब इसका है कि गुरु हर जगह व्यक्ति के जीवन को सहूलियत दे रहे हैं और इसके साथ साथ व्यक्ति को सुख और सौख्य की प्राप्ति भी करा रहे हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो गुरु की दृष्टि शुक्र और चंद्रमा को लाभान्वित कर रही है, लग्न को लाभान्वित कर रही है और साथ ही साथ अपने परम 2 मित्र सूर्य और मंगल को देखने के कारण व्यक्ति की कैपेसिटी बड़ी अच्छी होती है, उसके डील करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। नवांसा कुंडली में केंद्र में गुरु आ रहे हैं लग्नेश होकर के। राहु और शनि बैठे तो हैं पर इस वजह से व्यक्ति कई बार बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके अपने बल पे बिना किसी की सहायता से अपनी सफलता की पुल बांधता है। यहाँ राहु बैठे हैं पर इस भाव के अधिपति भाग्य में, गुरु का प्रभाव जन्म कुंडली में 10वें स्थान पे और 12वें भाव पे, तो शनि को देख रहे हैं जो कई बार व्यक्ति को बाहर से विदेशी से और विदेशी क्षेत्रों से और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करवा करके कई बार सौंदर्य प्रसाधन से, कई बार टेक्निकल और केमिकल चीज़ों से, केमिकल की जो चीज़ें होती हैं उससे धन इकट्ठा करते हुए भी अपना क्षेत्र बना सकता है। नवांश कुंडली में सूर्य और मंगल परम मित्र बैठे, यहाँ पे सूर्य और मंगल एकदम नज़दीक में बैठ रहे हैं, दोनों बहुत अच्छे बैठे हैं। दशमांसा कुंडली में यहाँ पे बुध और चंद्रमा का एक साथ देख, दोनों एक दूसरे से मतलब बहुत अच्छी स्थिति में है। साहस है, बल है, पराक्रम है, हठ है और सबसे अच्छी बात है कि व्यक्ति के अंदर व्यावसायिक नेचर है जो अपने लाभ और हानि को बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करता है। क्लियर है? आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। मतलब D10 चार्ट जितना बढ़िया बनेगा उतनी ही व्यक्ति की दाम्पत्य की स्थिति के बाद जो करियर वाला क्षेत्र होता है वो बहुत अच्छा होता है। जैसे दशमांश कुंडली का लग्न अगर बढ़िया बना तो व्यक्ति का जो प्रभाव है उसका करियर वो बहुत ही ज़्यादा सेटल होता है। धन भाव अगर बढ़िया बना इसका अर्थ है कि व्यक्ति के पास धन लगाने के लिए है और वो अच्छा लगा सकता है और उससे जनरेट भी कर सकता है। अगर दशमांसा कुंडली का तृतीय भाव बहुत अच्छा बना, मतलब या फिर वो अगर उच्चाभिलाषी हैं या फिर 12 में हैं तो फिर भी खराब नहीं है क्योंकि वो उस भाव के अधिपति के संग है। इसके साथ साथ अगर जन्म कुंडली में दशमांसा कुंडली का तीसरा भाव अगर बहुत अच्छी स्थिति में है, सेटल्ड है, बहुत बढ़िया वेल बैठा हुआ है, तो कहने का अर्थ होगा कि वहाँ व्यक्ति का जो कम्युनिकेशन है और कार्य क्षेत्र को लेकर के जो उसके अंदर साहस है, बल है, वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी से युक्त है। चतुर्थ भाव में गुरु बैठे हैं लग्नेश होकर के, इस वजह से अपने काम में वो सुख प्रदान करेगा और उसको मिलती भी हैं चीज़ें और अपने करियर से वो खुश होता है। और बहुत ज़्यादा बदलाव अगर करना हो तो इस कुंडली में अभी 2025 के सितंबर तक भी कार्य क्षेत्र में बदलाव के योग बनेंगे। इस कुंडली के लिए अगर कभी भी कोई काम अच्छा करना हो, कोई बड़ा काम करना हो तो मंगल, बुध और शनि के साथ साथ गुरु की दशा में कोई भी काम किया जा सकता है। विवाह शादी वगैरह हो, मांगलिक कृत्य करना हो तो मंगल और बुध की दशा के साथ साथ गुरु की दशा का इंतजार कर लेना चाहिए, चाहे अंतर हो चाहे प्रत्यंतर हो। इसके साथ साथ इस कुंडली में गुरु बहुत अच्छे बैठे हैं। नवांश कुंडली में गुरु तुला के हो रहे हैं, इस कारण से थोड़ी बहुत परेशानी रहेगी क्योंकि वो शत्रु के घर में जा रहे हैं। तो पत्नी कई बार जो है वो व्यावसायिक नेचर की हो जाती है या कई बार ऋण को लेकर के ऋण अनुबंधन में व्यक्ति रहता है। वैसे इस कुंडली में ऋण थोड़ी बहुत परेशान कर सकता है। क्लियर है? पर ऋण में व्यक्ति रहेगा नहीं, वो अपने जाने से पहले अपना सारा ऋण चुकता कर देता है। ये स्थिति इस कुंडली की है। अब इसके अतिरिक्त आपको मैं बताऊं, होरा कुंडली में अगर चर्चा करूं तो होरा कुंडली के आधार पे इतनी बात कहूंगा कि शुक्र की दशा कमजोर जाएगी, गुरु और मंगल की दशाएं
थोड़ी बहुत परेशान जा सकती हैं। इसके साथ साथ चंद्रमा, शनि, मंगल, सूर्य, राहु, केतु, गुरु और का जो प्रभाव है वो कुंडली को थोड़ा कमज़ोर कर रहा है। इस वजह से एकादशी का व्रत, तुलसी जी की पूजा, तुलसी जी के लकड़ी को तोड़ करके, सूखी हुई लकड़ी जो सूखी हुई हो उसको तोड़ करके उसमें रुई ऐसे लपेट करके घी में डुबो करके भगवान नारायण की आरती करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ को, चूंकि आपका चंद्रमा कमज़ोर है, इस वजह से भगवान भोलेनाथ के मंदिर का धोना तय करिए और साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ को घी अर्पित करिए और उन पे घी मलिए, शिवलिंग पे घी, शुद्ध देशी गाय, कपिला बोल रहा हूँ, शुद्ध देशी गाय जो भारतीय शुद्ध देशी गाय, उनका घी अगर हो सके तो इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली के आधार पे एक चंद्रमा भी धारण कर सकते हैं गले में। और अभी के हिसाब से लाजवर्त बनना चाहिए। गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ अवश्य ही करना चाहिए और इसके साथ साथ गजेंद्र मोक्ष के साथ राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। ये आपकी कुंडली है। इस कुंडली में कमज़ोर दशाएं कौन कौन सी बीतेंगी? इस कुंडली में शनि, राहु, इस कुंडली में शुक्र और इस कुंडली में मंगल। मंगल को तो विशेषतया नहीं कहूँगा, पर राहु, मंगल, शनि और शुक्र की दशाएं कमज़ोर जा सकती हैं। अंतर प्रत्यंतर की भी बात करता हूँ। इस कुंडली में बल के आधार पे अगर मैं बात करूँ, या जैसे मैंने कल के कार्यक्रम में आप लोगों को बताया भी था कि इस कुंडली में राहु और केतु की दशाएं कमज़ोर जा रही हैं क्योंकि वो अवस्थागत भी ठीक नहीं है और बैठे भी बहुत अच्छे नहीं हैं। इसके अतिरिक्त जन्म कुंडली में सूर्य को बल देना चाहिए, चंद्रमा को बल देना होगा, मंगल हनुमान चालीसा का पाठ, बुधवार के दिन गणेश जी को 21 दुर्बा, गुरुवार के लिए एकादशी मैंने कहा है, शुक्रवार के लिए देवी दुर्गा जी के दर्शन या किसी भी मंदिर का दर्शन करना चाहिए। मैं सभी ग्रहों को थोड़ी थोड़ी चीज़ें करता हूँ। इससे होता क्या है कि पुराणोक्त आपका जीवन होता है, शास्त्रोक्त आप जीने लगते हैं और कोई भी ग्रह कमज़ोर और कमज़ोर नहीं होता है। ये इतनी सारी चीज़ें हैं। इस कुंडली के आधार पर लाजवर्त अभी धारण करना चाहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।